नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट जून 2025 के लिए जीके का पार्ट 18 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 18 का जो पहला क्वेश्चन है कि सिरमौर रियासत का अंतिम शासक कौन था। तो अगर बात की जाए सिरमौर रियासत की अंतिम शासक की तो ये थे राजा राजेंद्र प्रकाश। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। राजा राजेंद्र प्रकाश जो है वो सिरमौर जिले की रियासत के अंतिम शासक थे। अगर बात की जाए राजा राजेंद्र प्रकाश की तो ये 1933 से 1948 तक सिरमौर रियासत के राजा रहते हैं। इस बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सिरमौर रियासत की स्थापना किसके द्वारा। तो सिरमौर रियासत की जो स्थापना है वो राजा रसालू के द्वारा की गई थी। इस बात को भी आपने याद रखना है। और अगर बात की जाए राजेंद्र प्रकाश की, राजेंद्र प्रकाश के समय ही सिरमौर में 1942 में एक आंदोलन होता है जिस आंदोलन का नाम होता है पजौता आंदोलन। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो पजौता आंदोलन है वो किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो सिरमौर के राजा राजेंद्र प्रकाश जो कि अंतिम राजा थे सिरमौर के, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान पजौता आंदोलन सिरमौर में होता है। इस बात को आपने याद रखना है। कब होता है? 1942 में। इसी आंदोलन के दौरान जो है सिरमौर में जो है किसान सभा का गठन किया जाता है और इस किसान सभा में जो है लक्ष्मी सिंह और वैद्य सूरत सिंह का महत्वपूर्ण सहयोग रहता है। देखिए अगर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सिरमौर हिमाचल का हिस्सा, तो सिरमौर जो है 1948 में जो है वो जब हिमाचल का गठन होता है तब से लेकर ही जो है वो हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। हिमाचल प्रदेश का जो गठन है वो 15 अप्रैल 1948 कब हुआ था? 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। और उस समय हिमाचल प्रदेश में मात्र 4 जिले थे। वो था जिसमें से एक सिरमौर भी था, मंडी था, महासू था और चंबा था। तो 4 जिले आपको याद रखने हैं। जब सिरमौर हिमाचल का गठन होता है तो सिरमौर उसी समय से जो है वो हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। सिरमौर है, मंडी, मासू और चंबा। तो 4 जिले जब हिमाचल का गठन होता है। देखिए ऑप्शन में शुभंश प्रकाश दिया है। अगर मैं शुभंश प्रकाश की बात करता हूं तो ये भी महत्वपूर्ण राजा थे सिरमौर रियासत के। शुभंश प्रकाश के द्वारा क्या किया गया था? तो इनके द्वारा सिरमौर की जो राजधानी है वो राजमन को बनाया गया था। तो सिरमौर की जो राजधानी है वो राजमन को किसमें ने बनाया? तो याद रखना शुभंश प्रकाश ने बनाया। देखिए क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से और भी बहुत सारे पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप भी अपना एचपीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमारे पास उसके लिए बैच शुरू हो चुके हैं। हमारी जो फीस है वो मात्र 499 रुपीज़। और यहाँ पर हम आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, चाहे आप टीजीटी टेट की तैयारी कर रहे हो, जेबीटी टेट की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर आपको एलटी टेट की तैयारी कर रहे हो, हर एक सब्जेक्ट की यहाँ पर हम आपको कोचिंग दे रहे हैं और मात्र 499 रुपये में। और लाइव प्लस रिकॉर्डेड। देखिए सबसे बड़ी जो बात है वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड हमारी क्लास है। अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे, कहीं जॉब करते हैं, तो शाम को घर आके आराम से रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। ये हमारा नंबर है 7876145409। अब इस नंबर पे जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिए क्योंकि 200 से ज़्यादा बच्चे जो है एनरोल अभी हमारे बैच में हो चुके हैं। देखिए अगर मैं अमर प्रकाश की बात करता हूँ, सिरमौर के एक राजा अमर प्रकाश भी थे। अगर अमर प्रकाश की बात करें, क्योंकि राजेंद्र प्रकाश से ठीक पहले कौन थे? अमर प्रकाश। अमर प्रकाश के द्वारा सिरमौर जिले में महिमा लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया था, या महिमा लाइब्रेरी का निर्माण अपनी बेटी महिमा के नाम पर जिन्होंने महिमा लाइब्रेरी बनाई थी। तो सिरमौर कैसे कौन से राजा? तो याद रखना अमर प्रकाश सिरमौर कैसे राजा थे जिन्होंने महिमा लाइब्रेरी का निर्माण करवाया था। और अगर महिमा लाइब्रेरी की बात करें, महिमा लाइब्रेरी हिमाचल प्रदेश का सबसे पुरानी लाइब्रेरी है, सबसे पुराना पुस्तकालय है महिमा पुस्तकालय, जो कि सिरमौर जिले के मुख्यालय नाहन में स्थित है। इस बात को भी आपने याद रखना है। और अमर प्रकाश सिरमौर कैसे राजा थे? जिनको अंग्रेजों के द्वारा राजा की उपाधि, महाराजा की कौन सी उपाधि दी गई भाई? महाराजा की उपाधि दी गई थी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं कि नूरपुर का पुराना नाम क्या था। अगर बात करते हैं नूरपुर की, तो नूरपुर का जो पुराना नाम था वो धमेरी था। ऑप्शन डी यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। अब धमेरी जो है वो नूरपुर का पुराना नाम कैसे पड़ा? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है। तो नूरपुर के एक राजा थे जगत सिंह। अब जगत सिंह क्या करता है? अब जहांगीर और जहांगीर की जो पत्नी है नूरजहाँ, वो 1622 के आसपास जो है वो धमेरी से होते हुए गुजरे, यहाँ पर आए थे। तो नूरजहाँ के समान में राजा जगत सिंह जो कि नूरपुर के राजा थे, इन्होंने क्या किया था? धमेरी का जो नाम बदलकर जो है वो नूरपुर कर दिया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जब जहांगीर और नूरजहाँ जो है धमेरी या नूरपुर आए थे तो नूरपुर के राजा कौन थे? जगत सिंह। और जगत सिंह ने ही जो है वो धमेरी का नाम बदल कर क्या कर दिया था? नूरपुर कर दिया था। इस बात को आपने याद रखना है। अगर इस नूरपुर रियासत की बात करें, नूरपुर रियासत की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो नूरपुर रियासत की जो स्थापना है वो राजा जेठपाल, किसके द्वारा? राजा जेठपाल के द्वारा 1000 ईस्वी में। कब की गई थी? राजा जेठपाल के द्वारा 1000 ईस्वी में की गई थी। और अगर नूरपुर की बात करते हैं तो नूरपुर के राजा थे, इनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। नूरपुर के एक राजा थे
जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे, उनका नाम क्या था? तो नूरपुर के राजा जो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे, उनका नाम था जसपाल। क्या नाम था? जसपाल। और नूरपुर के ऐसे राजा जो सिकंदर लोदी के समकालीन थे, उनका नाम था भीमपाल। तो ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभार टेट परीक्षाओं में जीके के पूछ लिए जाते हैं, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी कर ले, क्योंकि आप जितनी अच्छी चीज़ पढ़ोगे उतना अच्छा आपकी तैयारी होगी। और मैं बोलता हूँ, अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो जीके के जो आपकी जो टीजीडी आर्ट्स वाले हैं, उनके 90 में से जो है कम से कम 80 नंबर कहीं जाने वाले नहीं हैं। और जो बच्चे दूसरे टेट एग्जाम की तैयारी, उनके 30 में से 25 नंबर कहीं जाने वाले नहीं। मैं ये नहीं बोलता कि 30 में से 30 आ सकते हैं, 4-5 क्वेश्चन ऐसे होती है जो बाहर से आते हैं, लेकिन 25 से क्वेश्चन जो है 25 से 26 क्वेश्चन आपको कभी कभार होता है कि सारे क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है, लेकिन 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में आपको रेशो रहती है। देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारे नाम दिए, जैसे कि आपका बनेड़ दिया है, लेकिन अगर नूरपुर के अंतिम राजा की बात करें तो नूरपुर रियासत के अंतिम राजा वीर सिंह थे। कौन थे भाई? वीर सिंह। बनेड़ किसका पुराना नाम है? तो बनेड़ जो है वो सुंदरनगर शहर का पुराना नाम क्या है? बनेड़ आपको याद रखना है। और बनेड़ की जो स्थापना है वो राजा गरुड़ सेन, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो बनेड़ की स्थापना राजा गरुड़ सेन के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देवरा जो है वो जुबल का पुराना नाम है, और जुबल रियासत की जो स्थापना है वो राजा करमचंद के द्वारा की गई थी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किरग्राम जो है किसका पुराना नाम है? बैजनाथ का पुराना नाम है। तो सारे के सारे ऑप्शन भी आपको याद रखने हैं, आंसर के साथ साथ आपको ऑप्शन भी पता होने चाहिए, और इसी को पढ़ाई बोलते हैं। आज की डेट में जो है पढ़ाई वही है जिसको ऑप्शन की भी सारी की सारी नॉलेज है। अगला क्वेश्चन है कि बले घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बले घाटी की बात करते हैं तो बले घाटी जो है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अगर वलय वैली की बात करते हैं, वलय घाटी की मैं बात करता हूँ। देखिए, वलय घाटी को सुंदरनगर घाटी भी कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश की ऐसी घाटी जिसको सुंदरनगर घाटी भी कहा जाता है, तो वलय घाटी को सुंदरनगर घाटी भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे फर्टाइल वैली कौन सी है, सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? तो वो है वलय घाटी। वलय घाटी हिमाचल की सबसे उपजाऊ घाटी है, और इस घाटी को सुंदरनगर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो सुकेती खड्ड है वो किस घाटी को 2 भागों में बांटती है? तो सुकेती खड्ड जो है वो वलय घाटी को ही 2 भागों में बांटती है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी घाटियाँ, जैसे कि यहाँ पर सिरमौर दिया है, तो सिरमौर में है क्यारदा दून घाटी। क्यारदा दून घाटी को पोंटा घाटी भी कहा जाता है, और ये जो है सिरमौर जिले में स्थित है। सिरमौर जिले के पोंटा साहिब जो स्थान है वहाँ पर स्थित है, इसीलिए इस घाटी को पोंटा घाटी भी कहा जाता है। तो याद रखना, सिरमौर जिले में कौन सी? क्यारदा दून घाटी, जिसको पोंटा घाटी भी कहते हैं। सोलन की बात करते हैं, सोलन में भी बहुत सारी घाटियाँ। अगर सोलन की बात करते हैं तो सोलन में आपका जो है वो दून घाटी है। देखिए, क्यारदा दून सिरमौर में है, तो दून कहाँ पर है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो दून जो है वो सोलन में है। दून वैली, सपरून घाटी भी सोलन में है। कुनिहार घाटी भी सोलन में है। सरसा घाटी भी सोलन में है। अश्वनी घाटी भी सोलन में, और गंबर घाटी भी कहाँ पर है भैया? सोलन में। तो जितनी भी घाटियाँ मैं आपको बता चुका हूँ, ये कहाँ पर है? सोलन जिले में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, क्वेश्चन पूछने वाला है यहाँ से और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि यहाँ पर शिमला ऑप्शन में दिया। अगर शिमला की बात करें तो शिमला में है पब्बर घाटी। पब्बर नदी और पब्बर घाटी दोनों के दोनों कहाँ पर? शिमला में। और अगर पब्बर घाटी की बात करें तो पब्बर घाटी को रोडू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किस घाटी को रोडू घाटी के नाम से जाना जाता है? तो पब्बर घाटी को, जो कि शिमला जिले में स्थित है। इसके अलावा आपने सुना होगा चंबा घाटी, चंबा वैली, वही जिसको वैली ऑफ हनी एंड मिल्क, दूध एवं शहद की घाटी भी कहा जाता है, तो है चंबा घाटी। और देखिए, अगर मैं बात करता हूँ इसके अलावा, जैसे चंद्रा घाटी है, भागा घाटी है, ये कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में है। और देखिए, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की एक घाटी है जिसको बोलते हैं बसपा घाटी। बसपा घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नॉर्मल बेसिक सा क्वेश्चन आता है तो बोलेंगे सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी किन्नौर का एक गाँव है चितकुल गाँव किस घाटी में है? तो चितकुल गाँव जो है वो बसपा घाटी में। इस बात को भी आपने याद रखना है। तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना ज़्यादा आप चीज़ों को बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी चीज़ें और अच्छी होती रहेगी। तो ये जो टॉपिक है, ये जो विषय है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके एक घाटी और है, जैसे कि आपकी मंडी की बात कर ले तो मंडी में एक तो आपकी वलय घाटी हमने पढ़ ली थी, लेकिन इसके अलावा मंडी में और भी है, जैसे कि चोहार घाटी कहाँ पर है? तो चोहार घाटी मंडी में है। आपकी इमला बिमला घाटी कहाँ पर है? ये भी मंडी में है। चोंतरा घाटी भी कहाँ पर है? मंडी में। तो मंडी में वलय घाटी है, चोहार घाटी है, आपकी चोंतरा घाटी है, इमला बिमला घाटी है। तो सारी घाटियाँ आपको याद रखनी है।
लाहौल स्पीति ज़िले में बहुत सारी घाटियाँ हैं। लाहौल स्पीति में चंद्रा घाटी है, भागा घाटी है, लिंगटी घाटी है, आपका पट्टन घाटी। और पट्टन घाटी की बात करता हूँ तो ये घाटी भी काफ़ी उपजाऊ है आलू के उत्पादन के लिए, हिमाचल की सबसे अधिक उपजाऊ घाटी। और रीपा घाटी जो कि वैली ऑफ अंगूरों की वैली ऑफ ग्रेप्स, जिसको मैं कहूँगा अंगूरों की घाटी कहूँगा, तो वो आपके किन्नौर जिले में है। तो लाहौल स्पीति में हमने देखी मटुआ घाटी देखी, पट्टन घाटी देखी, पीन घाटी देखी, लिंगटी घाटी देखी और चंद्रा घाटी देखी। तो ये सारी की सारी वैलीज आपको हिमाचल प्रदेश की याद रखनी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भादल हिमनद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। भादल हिमनद की बात हो रही है। अगर मैं भादल हिमनद की बात करता हूं तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए भादल हिमनद तो कांगड़ा जिले में है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमनद, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो वो है बड़ा शिगड़ी। और अगर मैं बड़ा शिगड़ी की बात करता हूँ तो बड़ा शिगड़ी जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। आपको याद रखना है कि जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना है ये लाहौल की चंद्रा घाटी में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना। और बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो है वो चिनाब नदी को भी कहीं ना कहीं पानी प्रोवाइड करवाता है। अगर मैं बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर की बात करता हूँ तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर में क्या होता है, ये हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और यहाँ पर तबाही कब आई थी, तो इस हिमनद में 1936 को बाढ़ आई थी। इस बात को आपने याद रखनी, प्रलय मचाई थी। और इस हिमनद में 1936 में बाढ़ आने के कारण क्या हुआ था, 1936 में बाढ़ आने के कारण यहाँ पर चंद्रताल झील, किस झील का निर्माण हुआ था भाई, याद रखना है चंद्रताल झील का निर्माण होता है इस ग्लेशियर में तबाही आने का। तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर, तबाही कब आई थी 1936 में। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ लाहौल स्पीति की ही बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर है। लाहौल स्पीति में आपका चंद्रा घाटी है, चंद्रा ग्लेशियर है, ये भी आपको याद रखना है चंद्रा ग्लेशियर। और चंद्रा ग्लेशियर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से ही अलग हुआ है। उसी प्रकार आपका भागा ग्लेशियर जो कि भागा नदी को पानी देता है, जो कि चंद्रा और भागा दो जो नदियाँ हैं जिससे चिनाब नदी, दो जो ग्लेशियर है जिससे चिनाब नदी बनती है। एक भागा नदी है, दूसरा ग्लेशियर जो चंद्रा ग्लेशियर से जो चंद्रा नदी आती है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो भागा भी ग्लेशियर है, भागा ग्लेशियर भी लाहौल स्पीति में है। द लेडी ऑफ केलोंग, तो द लेडी ऑफ केलोंग क्या है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो लेडी ऑफ केलोंग जो है एक जो है वो ग्लेशियर है जो कि लाहौल स्पीति के हेडक्वार्टर केलोंग से देखा जाता है। और इस बात को आपने याद रखना है कि ये जो है लेडी की शेप का है, याद रखना लेडी की शेप का है, इसीलिए इसको लेडी ऑफ केलोंग कहा जाता है। तो लेडी ऑफ केलोंग क्या है, एक ग्लेशियर है, इस बात को आपने याद रखना है। गेफांग ग्लेशियर, तो गेफांग ग्लेशियर भी लाहौल स्पीति में है। और देखिए गेफांग ग्लेशियर की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो गेफांग ग्लेशियर को ना बहुत इंपॉर्टेंट बार मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, गेफांग ग्लेशियर को जो है वो लाहौल का मणिमेश, तो किस ग्लेशियर को लाहौल का मणिमेश कहा जाता है, तो गेफांग ग्लेशियर को लाहौल का मणिमेश कहा जाता है। कुल्टी ग्लेशियर भी लाहौल स्पीति के कोकसर के पास है। मिलांग ग्लेशियर ये भी वहीं पर पड़ता है। तारागिरी ये भी मिलांग ग्लेशियर के ही पास है। और सोनापानी हिमनद ये भी लाहौल स्पीति में है। तो ये सारे के सारे ग्लेशियर जो हमने पढ़े थे वो कहाँ पर, लाहौल स्पीति के पढ़े थे। इसके अलावा जैसे आपका भादल हमने पढ़ लिया, भादल जो है वो आपका कांगड़ा में है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दुदोन और पार्वती ग्लेशियर किस जिले में स्थित है, तो दुदोन और पार्वती बहुत बार पूछे गए। दुदोन और पार्वती ग्लेशियर जो है वो पार्वती नदी को जल प्रदान करते हैं, ये कुल्लू जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से हम इतना ही जानेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, काफ़ी सारी चीज़ें हमने जो है इस क्वेश्चन से जो है यहाँ पर सीखी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सी जल धारा महासागरीय धारा ठंडी धारा है, तो ऐसी कौन सी महासागरीय धारा है जो कि ठंडी धारा है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो लैब्राडोर की धारा है वो एक प्रकार की ठंडी महासागरीय जलधारा है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए लैब्राडोर जो ओशियन करंट है ये कैसा है, कोल्ड ओशियन करंट है, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ जलधाराएं जो है, महासागरीय जलधाराएं जो है वो दो प्रकार की होती है, एक ठंडी होती है, एक कोल्ड होती है, एक वार्म होती है, गर्म होती है। देखिए अगर मैं ठंडी जलधाराओं की बात करूं तो लैब्राडोर की जो जलधारा है वो भी लैब्राडोर ओशियन करंट ये भी ठंडा है। पेरू जलधारा, तो पेरू जलधारा भी एक ठंडी जलधारा है, याद रखना है भाई आपको। कैलिफोर्निया धारा, तो कैलिफोर्निया धारा भी एक ठंडी जलधारा है। और एक कैनेरी धारा है, ये कैनेरी महासागरीय जलधारा ये भी ठंडी है। तो ठंडी आपको मैंने बता दी, लेकिन भैया गर्म भी आप बता दीजिए। तो अगर गर्म की बात करते तो अलास्का करंट ये भी गर्म है। आपकी फ्लोरिडा की धारा ये भी जो है वो कैसी है, गर्म है। और ब्राजीलियन की जो धारा है वो भी कैसी है, गर्म है। लेकिन इसके अलावा भी और कुछ नाम हमारे पास यहाँ पर मेंशन है, जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपका ब्राज़ील के अलावा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बार बार परीक्षा में पूछा जाता है और इस बार टेट परीक्षाओं में आ सकता है कि कुरोशियो की करंट जो है किस प्रकार की जलधारा है, तो
क्यूरोशियो ओशियन करंट जो है एक गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम करंट एक जो है वो गर्म जलधारा है, और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट भी एक किस प्रकार की जलधारा है, गर्म जलधारा है। तो इस सारी की सारी जो है, लेकिन क्यूरोशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्यूरोशियो को आप बिल्कुल याद करें क्योंकि ये परीक्षाओं में आपको नंबर दिला के जा सकता है। तो हमने पढ़ी थी गर्म और ठंडी जलधाराएं, दोनों आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता में वर्तमान में निम्नलिखित में किस देश में स्थित है। तो प्राचीन की जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता, जिसको पहली शहरी सभ्यता विश्व में माना जाता है, ये जो है वो याद रखना है कि ये कहाँ पर है वर्तमान में। तो ये जो है इराक में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में है। अब आपने सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, बहुत सुनते हैं, सभी लोग सुनते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पहला स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो हड़प्पा ही था। अगर भैया हड़प्पा की बात करते हैं तो हड़प्पा की अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है, किस देश में है, पाकिस्तान में स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। हड़प्पा के अलावा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो को आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई, ये भी पाकिस्तान में है। और मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखना सिंधु नदी। किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। जबकि हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में स्थित है। आपको भारत के भी कुछ स्थल याद करने हैं, जैसे कि सुरकोटदा। सुरकोटदा कहाँ पे, तो सुरकोटदा जो है वो गुजरात में है। लोथल भी कहाँ पर है, गुजरात में है। आपका धोलावीरा, धोलावीरा भी कहाँ पर है, गुजरात में। तो 3 स्थल हमने गुजरात में देखे, सुरकोटदा देखा, लोथल देखा, धोलावीरा देखा, ये सारे के सारे गुजरात में। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कालीबंगन, कालीबंगन, कालीबंगन का जो अर्थ होता है, बहुत बार टेट परीक्षा में सीधा पूछा जाता है कि कालीबंगन का अर्थ क्या होता है। तो कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ये कहाँ पर है, तो कालीबंगन जो है आपका राजस्थान में स्थित है, इस बात को भी आपने याद रखना है। एक और है बनावली। बनावली की बात करता हूँ तो बनावली और राखीगढ़ी, ये दोनों के दोनों कहाँ पर है, हरियाणा। तो बनावली, तो ये थे सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्थल। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो हड़प्पा जो है इसमें सबसे पहला खोजा गया स्थल था, इस बात को भी आपने याद रखना है। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको ये सीरीज करा रहा हूँ। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो कृपया कर आप सारी की सारी पिछली वीडियोज़ को देख लीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी तभी होगी जब आप अपनी पिछली वीडियोस को एक बार ख़त्म करके यहाँ पर आओगे, तब जाके आपकी जो तैयारी है ना वो बहुत अच्छे से होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कभी कभार टेट परीक्षाओं में नॉर्मल से बेसिक क्वेश्चन कंप्यूटर के भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछा था कि व्हाट इज़ रैम इंस्टॉल्ड इन स्मार्टफोन्स एंड कंप्यूटर कॉल्ड। तो रैम को आप क्या कहते हैं, मतलब रैम की फुल फॉर्म पूछ ली गई थी। तो रैम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, सॉरी हाँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो रैम की फुल फॉर्म होती है। अगर आपको रैम की आती है तो आपको रोम की भी आनी चाहिए। तो रोम की होती है रीड ऑनली मेमोरी। तो याद रखना है रैम की जो है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की जो है वो है रीड ऑनली मेमोरी। उसी प्रकार आप कंप्यूटर की बात कर ही रहे तो मैं आपको बेसिक सी बता देता हूं, जैसे कि सीपीयू। सीपीयू की क्या है, तो सीपीयू की है आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत आसान है, अगर ये आएगी तो फ्री के नंबर टेट में होते हैं। एक आती है BIOS, कभी कभार टेट परीक्षाओं को कुछ क्वेश्चन टफ बनाने के लिए ऐसी फुल फॉर्म दी जाती है। तो BIOS कंप्यूटर से संबंधित है, इसका नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वो किससे संबंधित है, तो ये भी इसी से संबंधित है, इस बात को आपने याद रखना। अगला है DBMS। DBMS की बात करते हो, DBMS का पूरा नाम है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या बोलेंगे, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS का पूरा नाम है। और PDF, अगर मैं PDF की बात करता हूँ तो PDF का पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो PDF का जो पूरा नाम है वो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ये कुछ कंप्यूटर की मैं फुल फॉर्म्स आपको बताया, जैसे कि रैम की मैंने बताई, रैंडम एक्सेस मेमोरी आपको मैंने बताई, रोम की बताई रीड ऑनली मेमोरी, CPU की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, BIOS की बताई बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और DBMS की बताई डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और PDF की बताई पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में एक बार भोलेनाथ का नाम हर हर महादेव आप जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय मां मंगयाणी।